आपको मैं बहुत पहले से ही बोलता रहता हूँ कि आप यहाँ के सिब्बल लाल सक्सेना है। और सिब्बल लाल सक्सेना जी ने एक फाउंडेशन रखा था, और जो दूसरा फाउंडेशन है जिसमें इनका नारा है समय के साथ चले और एसजीसी के साथ चलें, उसको ज़मीन पे उतारते हुए उन्होंने आज जो विषय रखा है वो काफ़ी मतलब रिलीवेंट विषय है, कंटेम्प्रेरी विषय है और आप लोगों को जानना चाहिए। मैं आदरणीय सुनील जी हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर भी रहे हैं हमारे, मैं इनका धन्यवाद देता हूं। और अपनी तरफ से मैं हमारे क्षेत्र में इतना बढ़िया पुण्य कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका स्वागत और धन्यवाद देते हैं पवन जी को। और विद्यासागर जी के बारे में जिन्होंने अभी बताया, तो एक लोनावाला एक प्रोजेक्ट है सहारा इंडिया का, एमबी वैली वर्ल्ड का सबसे बढ़िया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे वो ऐसे नहीं पहुँचे थे, वहाँ पे वो लोनावाला में काफ़ी बड़े 10-12 हज़ार एकड़ में उन्होंने अच्छा सा टाउनशिप बनाया। वहाँ जो पहला व्यक्ति लालटेन लेके पहुँचा था और वो ज़मीन ढूंढ के सुब्रत राय को दिया था, वो सबसे महान व्यक्ति था, क्योंकि अगर वो पहुँचता नहीं तो सुब्रत राय वहाँ पहुँचते नहीं। तो ऐसे लालटेन दिखाने वाले, जिसको पथ प्रदर्शक बोलते हैं हिंदी में, विद्यासागर यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। और बड़ा अच्छा चीज़ ये है कि हम जिस सभागार में बैठे हैं और जिस सभागार में पवन जी ने हमको बुलाया है बोलने के लिए, उस सभागार का नाम ओशो है। और जब मैं कक्षा 10 पढ़ के गोरखपुर में गया 11 में पढ़ने, तो जो सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी को पढ़ा है तो वो ओशो हैं। करीब मैंने इनकी जो है 5 से 6 किताबें उस समय 92 में पढ़ ली थी। एंड स्वेट मार्टिन, उसके बाद उस समय पब्लिक डोमेन में मतलब गोरखपुर जैसे जगहों में ओशो और स्वेट मार्टिन बुक की किताबें मिलती थी। और एक बड़ा ही चर्चित इनका एक सब्जेक्ट था संभोग से समाधि की ओर। तो जब तक हम उस पुस्तक को नहीं पढ़े थे तो परसेप्शन कुछ और था, लेकिन जब हमने उस पुस्तक को पढ़ा तो परसेप्शन हमारा जो बदल गया। तो क्या होता है, जब हम दूर बैठे बहुत सी चीज़ों के बारे में अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं, अगर उसकी रियलिटी जानना हो तो हमको उसके साथ डायरेक्ट संवाद करना पड़ता है। और जब तक हम डायरेक्ट किसी विषय के साथ संवाद नहीं करेंगे, किसी विषय के अंदर घुसेंगे नहीं, तो बाहर से वो चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं और बहुत अप्राप्य लगती हैं। हमको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें तो काफ़ी बड़ी हैं, इसको सिर्फ मुंबई के लोग कर सकते हैं, या इसको सिर्फ दिल्ली के लोग कर सकते हैं, या इसको बेंगलोर हैदराबाद के लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस मिथक को तोड़ दीजिए। आपको जो चीज़ करना है उसके अंदर घुस जाइए, उसके अंदर डूब जाइए, निश्चित ही करेंगे। क्योंकि जो भी करने वाला व्यक्ति है वो भी हार्ड मास का इंसान है, और वो भी जो है माँ के कोख से पैदा लिया है, उसको भी एक दिन चले जाना है। अपने बचे हुए जीवन का जो 70-80 साल है, उसमें से भी जो 20-30 साल है वही वो लगाकर आगे बढ़ा हुआ, उतना आपके पास भी है। आपको खाली सोचना है कि उसको कैसे संवारना है, सही समय पे कैसे डिसीजन लेना है। अगर आपने सही समय पे सही डिसीजन लिया और अपनी जवानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया, तो निश्चित ही आप बड़ी लकीर खींचेंगे। तो आपको अपनी जवानी को बचाना है, आपको अपनी जवानी को जो है सही डायरेक्शन में डालना है और तब आगे बढ़ना है। क्योंकि हर बच्चे का बाप शाहरुख खान नहीं होता है। हमारे आपके जो पिता हैं वो या तो शिक्षक हैं, या छोटे व्यापारी हैं, या तो कृषक हैं। तो हमारे अंदर भी वही टैलेंट है, वही क्षमता है। हमें अपने आप को गलत राहों से जाने से रोकना होगा, हमें अपने आप को डीमोटिवेट होने से रोकना होगा, और हमें अपने आप को सही रास्ता देखने के प्रति सोचना होगा। एक छोटा सा घटना है, करीब 2 महीना पहले मैं मुंबई में जुहू के पास एक होटल में बैठा था। एक स्वामी जी आए थे इंटरनेशनल, उनके साथ एक उनका शिष्य आया था मॉरिशस से, वो इंडिया का ही था। तो ऐसे चर्चा हो रही थी, तो परिचय हुआ, तो लोग बोले निचलौल के हैं। तो बोला आप निचलौल के हैं? हम कहे हाँ। तो बोला प्रॉपर निचलौल के हैं? मैं बोला हाँ मैं प्रॉपर निचलौल का, मॉरिशस से आया था। बोला आपके यहाँ एक लड़की है बड़ी फेमस है। हम कहे निचलौल की लड़की बड़ी फेमस हो गई, कौन है? तो बोला कहाँ फेमस है? बोले टिकटॉक पे बड़ी फेमस है। हाँ, तो मुझे बड़ा खुशी हुआ कि एक दूर देश का आदमी जो मतलब निचलौल को जानता भी नहीं है, निचलौल को सिर्फ इसलिए जानता है कि निचलौल की टिकटॉक स्टार है। आप लोग को शायद नहीं एहसास होगा, वो लड़की जो है
वो मुंबई में बैठ के उसकी चर्चा हो रही थी और मॉरिशस से आया हुआ व्यक्ति चर्चा कर रहा था, शायद उसके 4-5 लाख फॉलोअर थे। तो ये जो पहचान बनाने का जो स्वरूप है जो है आज बदल गया है। हो सकता है यहाँ पर टैलेंटेड और टॉपर लोग हों, लेकिन उनकी चर्चा जो है विदेश और देश में नहीं हो रही होगी, लेकिन उस लड़की की हो रही थी। तो ऐसे ही मौके को, ऐसे अवसर को पहचानना है, क्योंकि टाइम जो है अब बदल गया है। जैसा कि विषय है व्यवसाय और रोजगार के बदलते स्वरूप, तो इसकी चर्चा और इस चर्चा के प्रसंग में आपको क्या करना है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके भी जो प्रश्न होंगे उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा जब हम आए हैं ऊपर से नीचे ये पेपर लेके मैं चल रहा हूँ। ये पेपर लेकर मैं इसलिए चल रहा हूँ कि इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं कि अगर भूल गए तो मैं इसमें से रेफर कर लूँगा, और आपसे जो कुछ पॉइंट मिल गए उसको मैं लिख लूँगा। इसका कुल सार यही है कि कोई भी काम करने से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, और यही आपको सीखना है कि आपको जीवन में कुछ भी करना है आपको तैयारी करके करना है। अगर आप तैयारी करके काम नहीं करेंगे तो सफलता थोड़ी संदिग्ध हो जाती है। हो सकता है कि सफलता के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी हो। कोई भी काम करें सीरियस होकर करें, फोकस होकर करें और तैयारी के साथ करें, तभी आप जो है सफल होंगे। और इस चीज़ को गांठ बांध के रख लें। जरा सा भी आप नॉन सीरियस हुए, जरा से आपकी तैयारी में कमी हुई तो सफलता आपकी संदिग्ध होगी, चाहे वो परीक्षा हो या जीवन की परीक्षा हो, जब आप ये पढ़ाई पढ़ के बाहर निकलते हो। तो जब कभी भी रहें, कोई भी काम करें, छोटा काम हो बड़ा काम हो, काम के प्रति सीरियस रहें, और सीरियस रहेंगे तो ही आपका कार्य सिद्ध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि भगवान भी सिर्फ उसी की सुनता है जो प्रार्थना अच्छे से करता है। और ऐसा नहीं है कि भगवान है नहीं, अलग प्रश्न है। जब आप प्रार्थना अच्छे से करते हैं तो क्या होता है कि आपने टेलीपैथी सुना, टेलीपैथी शब्द सुना है। कई बार ऐसा होता होगा जिसके बारे में आप सोचते हैं ना उसका फोन आ जाता है। ऐसा महसूस हुआ ना, कई बार सोचते हैं फोन हो जाता है, या कई बार कुछ सोचते हैं वहाँ घटित हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब तरंगों का कमाल है जिस पे शोध होना बाकी है। और वो चीज़ कायनात काम करती है। अगर आप कोई चीज़ अच्छी चीज़ सोचते हैं तो आसपास का माहौल जो है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करता है। इसलिए कभी भी कोई भी काम करना हो तो एकदम लापरवाह नहीं होना, सीरियस होना है। जैसे पवन जी यहाँ सीरियस होकर कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको भी अपनी लाइफ में सीरियस होना है। और जो सीरियस नहीं हुआ वही फेल हुआ है, जो सीरियस रहा है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सफलता प्राप्त किया है। अब विषय पे आते हैं, व्यवसाय और रोजगार के बदलते स्वरूप। तो आप लोग तो हमारे ख्याल से 20 to 25 के रेंज में होंगे। और पता नहीं नोकिया मोबाइल आप लोग ने देखा है? नोकिया 2002 से लेकर 2005 तक नोकिया का कोई विकल्प नहीं था। मोबाइल मतलब नोकिया मानते थे हम लोग। मोबाइल का दूसरा नाम है नोकिया। आज नोकिया को कोई पूछता नहीं है। और एक जगह मैंने एक पोस्ट शेयर किया था ना, नोकिया का वो जो है फाउंडर था, वो प्लेटफॉर्म पे आंख में आंसू आ गया। तो हम उसने बोला कि हमने बदलते वक्त को जो है हम पहचाने। इतना बड़ा आदमी, नोकिया एक समय नाम होता था, इतना बड़ा आदमी, उसने बदलते वक्त की आहट को नहीं पहचाना और आज मार्केट से गायब हो गया। तो इसीलिए जब कभी भी कोई भी बिजनेस करें, आप पढ़ाई करें, अगर आप बदलते वक्त की आहट को नहीं पहचानेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, निश्चित ही फेल हो जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इसलिए बदलते वक्त की आहट को आपको पहचानना है। एक मैंने आपको नोकिया बताया। दुनिया में सबसे बड़ा रईस जो है बिल गेट्स को माना जाता है, था, अभी भी नहीं हुए हैं, लेकिन बिल गेट्स जैसा आदमी भी फेल हो गया समय की आहट पहचाने को। इमेजिन कर सकते हैं आप? कंप्यूटर का मतलब बिल गेट्स होता था ना, माइक्रोसॉफ्ट। हमें याद है 2000 में, 2002 में, 2003 में, 2005 में, 2006 में, मतलब कोई सोच नहीं सकता है कि कंप्यूटर जैसी दुनिया में बिल गेट्स के अलावा दूसरा कोई आएगा। लेकिन एंड्रॉयड की आहट को बिल गेट्स समझ नहीं पाए, माइक्रोसॉफ्ट समझ नहीं पाई, और वो मोबाइल की दुनिया में नहीं आ पाई। आज पूरा कंप्यूटर मोबाइल में आ गया है। अब कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन का रिलेवेंसी है उतना नहीं रहा है। तो बिल गेट्स को भी ये खलता है मन में कि अरे यार मैं इस आहट को नहीं पहचान पाया। तो वो गलती बिल गेट्स से भी हुई है कि बदलते आहट को बिल गेट्स भी नहीं पहचान पाया, और आज मार्केट जो है एंड्रॉयड ने ले लिया और आईफोन ने ले लिया। तो उनसे भी गलती हुई, नोकिया वाले से भी गलती हुई।
आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, आपकी उम्र कम होगी, पवन जी जानते होंगे, कचहरी के बाहर झटपट फोटो वाले होते थे। वो कचहरी में हम लोग जाते थे, तुरंत फोटो खींचते थे, 2-3 मिनट में फोटो दे देते थे और हम लोग स्टैम्प पेपर पे लगा के काम करते थे। परीक्षा फॉर्म भर रहे तो झटपट फोटो में काम करते थे। कोडेक का कैमरा होता था, रील वाला फोटो होता था, रील की धुलाई होती थी, फिर फोटो आता था। एक बार फोटो खींच लिया, गलती से आंख बंद हो गई थी, फिर दोबारा वो फोटो आने पे ही पता चलता था कि फोटो ठीक नहीं आई है। तो कैमरे का एक बड़ा मार्केट था और वो पूरा मार्केट आज ख़त्म हो गया है। पूरा का पूरा अभी कहीं ना तो कोडेक की रील दिखती है, ना कोडेक का कैमरा दिखता है, ना तो फोटो स्टूडियो दिखती है, और उन्होंने भी सब समय की आहट को नहीं पहचान पाया। तो जिसने भी समय की आहट को नहीं पहचाना वो मार्केट से गायब हो गया है। BSNL है, 2005, 6, 7, 3, 4 में मतलब कोई ऐसे ऊषा फ़ोन का सिम लेता नहीं था। उसको लगता था नहीं ऊषा फ़ोन अगर इसके पास है तो ये इसको मिल नहीं पाया, लग रहा है इसका पावर ओवर नहीं है, ये जनरल आदमी है। जिसके पास BSNL का सिम होता था वो उसको बड़ा आदमी मानते थे। आज BSNL का सिम से ज़्यादा जो है आपके और सिम के वैल्यू बढ़ गई है। उनका मार्क जो सबसे ज़्यादा डेटा दे रहा है वही जो है इस समय सबसे ज़्यादा एडवांस माना जा रहा है। तो ये जितने फेल्योर हुए हैं ये दिग्गज लोगों के फेल्योर हुए हैं। तो ऐसा कभी नहीं मानिएगा कि गलती खाली हम ही से होती है। गलती जो है बड़े बड़े लोगों से होती है और हो रही है और सब फेल हो रहे हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा समय से पीछे भी होंगे तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत दौड़ के रेस को आप पकड़ लीजिए। रेस में अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, क्योंकि जब बिल गेट्स गलती कर सकते हैं, जब आपका नोकिया गलती कर सकता है, तो कोई भी गलती कर सकता है। लेकिन सफल उसी को बोलते हैं जो इस गलती को सुधार ले। तो इसलिए हमें हमेशा कंटिन्यूअस स्टडी करना चाहिए। व्यवसाय का, रोजगार का जो बदलता स्वरूप है इसका हमेशा स्टडी करना चाहिए। और जो सफल व्यवसायी होते हैं वो इन्हीं सब की स्टडी करके देखते हैं कि गैप कहाँ है, उस गैप के फिलर की कोशिश करते हैं। आज से 15 या 20 साल पहले लोगों के पास एक बढ़िया सा कॉफ़ी शॉप नहीं था। बिजनेस मीटिंग करने होते हैं तो या तो लोग बार में करते थे, तो बहुत सारे लोग बार में बैठ के बहुत सारे डिस्कशन नहीं करना चाहते थे। फ्रीलांसिंग बिजनेस का स्टार्ट चालू हुआ था, लोग फ्रीलांसर लोग ज़्यादा थे। फ्रीलांसर मतलब होता है जो अपना काम खुद करते हैं, कोई ऑफिस नहीं खोले रहते हैं, घर से करते हैं। तो अब चाय की दुकान पे भी अच्छे माहौल नहीं मिलते थे बात करने के, तो कोई बिजनेसमैन था, उसने सोचा कि मार्केट में लोगों को एक ज़रूरत महसूस हो रही है। उस ज़रूरत को उसने सूंघा, उस ज़रूरत को भांपा और महसूस किया कि लोग जो है बहुत काम कर रहे हैं, अकेले फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं और इनको बैठने की जगह नहीं मिल रही है मार्केट में कि कहीं बैठ कर ये काम करें। तब उसने बोला यार एक चाय पानी की दुकान खोलते हैं। और उसने, हम तो नहीं यहाँ बैठ के सोच सकते कि चाय की दुकान का हम इतना बड़ा विजन खींच सकते हैं। हमको लगेगा चाय की दुकान मतलब बड़ी छोटी चीज़, लेकिन उसने उस चाय की दुकान को दुनिया में एक बड़ा ब्रांड बना दिया, कॉफ़ी कैफे डे करके। हालांकि उसका 2 साल पहले डेथ हो गया अनफॉर्चुनेट तरीके से, उनके बिजनेस में फेल्योर हुए। लेकिन चाय की दुकान हमारी जो है ग्लोबल ब्रांड बन सकती है, वो उस सिद्धार्थ ने सिखाया था। उनका नाम सिद्धार्थ था। उसके पहले हम ये सोच नहीं सकते थे कि चाय की दुकान का इतनी बड़ी ब्रांडिंग हो सकती है। उसने कॉफ़ी कैफे डे करके एक चेन खोला और चेन की हजारों रेस्टोरेंट्स पूरे इंडिया में, और एक समय में सबसे बड़ा ब्रांड था कॉफ़ी कैफे डे। आपको हर जगह मिल जाएगा। कॉफ़ी कैफे डे का देखा देखी बहुत से लोगों ने वेंचर खोला और चाय का चेन में कॉफ़ी का चेन आया स्टारबक्स। स्टारबक्स भी क्या है, कॉफ़ी की दुकान है। जो हमारे अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में दुकान है वही कॉफ़ी की दुकान है। तो जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, माहौल को स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ गैप आ रहा है, लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए वो सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन को मार्केट में लॉन्च करते हैं और लॉन्च करके उससे पैसा बनाते हैं। तो आपको भी अगर बिजनेस करना है तो उसका स्टडी करिए कि हमको अगर कोई बिजनेस करना है तो हमको क्या करना है, उस गैप का स्टडी करिए और उस गैप को फिल कर दीजिए। क्योंकि मतलब जो सर्विस इंडस्ट्री है जो हजारों साल से आ रही है, बिजनेस का एक ही सूत्र है कि गैप को फिल करो, जो गैप आया उस गैप की सर्विस प्रोवाइड करो, उस सर्विस का पैसा ले लो। जिसने ये किया वो कमाया। विद्यासागर यादव जी ने क्या देखा, उन्होंने भी यहाँ पे गैप को देखा।
पवन जी ने क्या देखा, उन्होंने भी इस क्षेत्र में गैप को देखा। गैप क्या था, यहाँ के लड़के और लड़कियों के लिए यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं था। ये इनको नहीं लगा होगा कि इन्होंने क्या किया, लेकिन इन्होंने वही किया। व्यवसाय और रोजगार के बदलते स्वरूप के हिसाब से उन्होंने निर्णय दिया कि यहाँ के लड़के बड़ी संख्या में आ रहे हैं, अब इनको महाराजगंज का जो कॉलेज है एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और यहाँ पे बड़ी डिमांड पैदा हो गई है एजुकेशन की। तो विद्यासागर यादव जी के दिमाग में आया कि पवन जी स्कूल ढूंढ रहे हैं, तो चलो हम यहाँ पे आके के स्कूल खोल देते हैं। तो ये जो गैप था, गैप ढूंढने का काम और उसका सॉल्यूशन देने का काम ही जो समझदार बिजनेसमैन का है, और यही आपको करना चाहिए। अगर आपने गैप ढूंढना चालू कर दिया और उसका सॉल्यूशन देना चालू कर दिया तो आप सफल होते जाएंगे कहीं भी, किसी भी चीज़ में। कोई भी काम करें, छोटा बिजनेस करें, बड़ा बिजनेस करें। अभी ऊपर मैं एक उदाहरण दे रहा था, उस उदाहरण को मैं दोबारा यहाँ सुनाता हूँ क्योंकि वहाँ कम बच्चे थे, कॉमर्स के थे। आप लोग जो है काफ़ी संख्या में हैं। मार्च 2020 में निचलौल का ही एक लड़का हमको फ़ोन किया। वो उसके पास काफ़ी आइडिया जाते रहते हैं, तो उसने हमको फ़ोन किया कि भैया कुछ बताइए इस क्या बिजनेस किया जाए, कैसे किया जाए। तो हमने उस समय एक गैप ढूंढा था। वो गैप ये था कि लोग घर में थे, दुकानें बंद थी, लोगों को घर सामान पहुंचाना था। तो हमने बोला एक काम करो, तुम एक डिलीवरी सर्विस चालू करो। और चूँकि गवर्नमेंट ने एक सा रूल रेगुलेशन बनाया है कि सिर्फ ई कॉमर्स को परमिशन मिलेगा, तो तुम अपने उस बिजनेस वेंचर का नाम ई कॉमर्स ही रख दो कि ई कॉमर्स बेस्ड है। तुम ऑर्डर जो है व्हाट्सएप पे लेना चालू करो, मोबाइल ऐप बाद में बनाना। पहले तुम अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाओ और बोलो जिसको भी कोई भी सामान चाहिए इस व्हाट्सएप पे मैसेज करे, हम आपके घर जो है 500 रुपये का सामान होगा तो 10 रुपया लेंगे, 1000 रुपये का सामान होगा तो 15 रुपया लेंगे, 2000 रुपये का सामान होगा तो 20 रुपया लेंगे। और साइकिल से डिलीवरी करो, कोई पेट्रोल का कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, और चालू करो। और इसमें जो 10 रुपया है, 20 रुपया है, चाहो तो तुम दुकानदार से भी ले सकते हो क्योंकि दुकानदार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर से लेने की बजाय, या कस्टमर और दुकानदार से शेयर कर सकते हो। भाई तुमको सामान चाहिए तो मैं ला रहा हूँ, उसमें पूरा पैसा आप दुकानदार से ले लो या दुकानदार और कस्टमर के बीच शेयर कर लो। ये मैंने उसको बताया, बट साहस उसको नहीं हुआ। उसको लगा कि नहीं शायद ये नहीं सफल होगा, वो नहीं सफल होगा। लेकिन ऐसा ही आइडिया कोई दूर बैठा बना रहा था, और उस लड़के की उम्र सिर्फ जो है 19 साल थी। एक 19 साल का लड़का एक ऐसा ही आइडिया, इंजीनियरिंग का पहले साल का स्टूडेंट, दुबई में पढ़ रहा था, बना रहा था। और उसने इस आइडिया को ज़मीन पे उतारने के लिए कंसेप्ट पेपर बनाया। उस कंसेप्ट पेपर की प्रूफ के लिए उसने एक छोटा सा पायलट टेस्ट किया और जेप्टो कंपनी करके लॉन्च किया, ZEPTO। आज जब यूट्यूब आप खोलते होंगे तो पहला पेज ज़्यादातर हो सकता है जेप्टो दिखता होगा, मोबाइल पे दिखता है कि नहीं दिखता है। जेप्टो आपको मालूम है क्या है? जेप्टो के बारे में जानने की कोशिश किया कि जेप्टो क्या है। जेप्टो 19 साल के लड़कों के द्वारा बनाया गया एक बिजनेस वेंचर है ई कॉमर्स का। उनकी उम्र सिर्फ 19 साल है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के उन्होंने बनाया है। और वो कुछ नहीं है, लोकल डिलीवरी ऐप है। 10 मिनट में वो कोई भी सामान पहुंचाने की गारंटी लेते हैं। और उसके लिए उन्होंने बगल से सामान उठा के बगल में पहुंचाना, बगल से सामान उठा के बगल में पहुंचाना, क्योंकि उनके सर्विस का जो USP है 10 मिनट में हम आपके सामान पहुंचाएंगे। और उस आइडिया पे जब उनका कंसेप्ट पेपर उन्होंने अपने वेंचर कैपिटलिस्ट को बताया सिर्फ 10 मिनट में। जनरली इंटरव्यू जब होता है फंडिंग के लिए तो बड़े बड़े राउंड होते हैं, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट जो दुनिया में एक पूंजीपतियों का एक बड़ा ग्रुप है, मतलब पूंजी देने वालों का, उनको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। वो आइडिया पे पैसा लगाते हैं। जो बड़ी बड़ी फंडिंग हुई है इंडिया में, चाहे जोमेटो हो, चाहे स्विगी हो, चाहे ओला हो, चाहे उबर हो या जेप्टो हो, ये वेंचर कैपिटलिस्ट लोग ही लगाते हैं जिनके ऑफिस दिल्ली बॉम्बे में हैं। सिर्फ 10 मिनट उस बच्चे को लगा अपना आइडिया बताने में। 10 मिनट में उसको $60 मिलियन का फंड सैंक्शन हुआ, कैपिटल। $60 मिलियन का मतलब हो गया 450 करोड़ रुपए। सिर्फ 19 साल का लड़का, और इस हाल में बैठे सब लोग 19 साल से ज्यादा हैं। हम जो है 45,000 भी शायद आज के डेट में न कमाते हों, लेकिन वो लड़का उसने टाइम को, गैप को समझा, उस गैप पे काम किया। और जो पहल आज से 1 साल पहले मैंने निचलौल के एक लड़के को बताया था, जिस पहल को उसने नहीं किया उसी पहल को उस लड़के ने करके 450 करोड़ रुपए की पूंजी बनाई। और इस समय दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब फास्टेस्ट पॉपुलर स्टार्टअप है वो।
तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को छोड़ते जाएंगे, मिस करते जाएंगे, गैप को नहीं भरेंगे, तो आपको हमेशा जो है पीछे जाना है। अगर पवन जी उस समय ये स्कूल या कॉलेज नहीं खोले होते, 4-5 साल के बाद कोई दूसरा आके खोलता, इनके हाथ से वो अवसर निकल जाता। तो किसी भी अवसर को पहचानना और अवसर पर पहली बार पहल करना, जो पहली पहल करता है वही जीतता है। दूसरी तीसरी पहल करने के बाद वो आइडिया का जो मलाई और मक्खन होता है ना, कोई निकाल के ले गया रहता है। तो आपके मन में अगर कोई भी आइडिया हो, उसकी आप पहली पहल करिए। अगर आप पहली पहल कर दिए तो निश्चित ही कहीं न कहीं तो आप पहुंचेंगे। अगर आप पहल में लेट करेंगे तो लोग कॉपी मारने लगेंगे। इसलिए कभी भी जो है अपने आइडिया को छुपाइए नहीं। इसलिए मैंने पवन जी से भी बोला है कि अपने स्कूल में, कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं। इंक्यूबेशन सेंटर बड़े बड़े कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में होता है। इंक्यूबेशन सेंटर का काम होता है कि बच्चे के मन में कोई आइडिया आया, तुरंत इंक्यूबेशन सेंटर में एक्सपर्ट्स लोग होते हैं या वर्ड से कनेक्टेड लोग होते हैं जो उनकी मेंटरिंग करते हैं, उस आइडिया को समझते हैं, फिर उसको गाइड करते हैं, बेटा तुम ऐसे करो, बेटा तुम ऐसे करो, ऐसे कंपनी बना लो, वैसे कंपनी बना लो, फिर वो वहाँ से ग्रो होता है वो। तो एक इंक्यूबेशन सेंटर अगर हमारे यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं का आपने बताया कि महिला सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। अभी 5 दिन पहले दिवाली पे खरीदारी करने के लिए मैं अपने ऑफिस के नीचे एक ड्रेस के शोरूम में चला गया, तो एक लहंगा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा वाइफ के लिए खरीद लेता हूँ। तो वहाँ पे एक पर्स भी हाथ में था, तो उस पर्स पे टैग लगा था प्राइस का, 40,000 रुपया लिखा था। तो मैं बोला चलो 40,000 है, हिम्मत करके ले लेते हैं। तो मैंने उसको बुलाया कि भाई बताओ जरा ये लहंगा, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस में 40,000 दे के गया था। तो मैं पूछा 40,000 किसका प्राइस है? बोली सर ये जो पर्स टंगा है ना, इसका प्राइस है 40,000 रुपया। बोले पूरा लहंगे का बताओ? तो बोली 4.5 लाख रुपया है। तो मतलब बड़ा आउट ऑफ बजट हो गया। तो सेम लहंगा मेरी वाइफ ने जो है बना के अपने रिलेटिव्स को, शादी थी तो दिया था, सेम लहंगा। 20 ही नहीं होगा, 21 ही होगा। फिर मैं उसको आके बोला यार तुम तो ठगा जा रही हो, 10,000 15,000 में लहंगा बना दे रही हो। वो सब्यसाची का लहंगा देखो 4.5 लाख रुपए का बिक रहा है, तो कम से कम 4.5 लाख नहीं, कम से कम 50,000 तो मांगा करो, कम से कम तुम भी कमाया करो। और वो भी आप लोग के बीच की ही महिला थी, वो भी सिलाई कढ़ाई सिसवा में रहती थी, तो बहुत प्रोफेशनल डिग्री नहीं किया है उन्होंने सिंपल सिलाई कढ़ाई किया और आराम से जो है 30-40 हज़ार रुपया महीना बॉम्बे में कमा ले रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ हमारे अंदर स्किल है, हुनर है, अगर हम इसको कॉमर्शियलाइज करें तो हमको इनकम हो सकती है। तो अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई स्किल है, तो उस पर आप काम करिए, क्योंकि अगर आप अपने स्किल पे काम करेंगे तो ही सक्सेस और सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई एक स्किल स्पेशल रहता है, तो आपको जो अपने उस स्किल को पहचानना है। अगर आपने उस स्किल पे काम किया तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए सिलाई कढ़ाई को भी बहुत छोटा काम मत समझिए, सिलाई कढ़ाई भी अपने आप में एक बड़ा काम होता है। दूसरा, आजकल हम लोग बहुत यूट्यूब या व्हाट्सएप या फेसबुक यूज करते हैं, लेकिन आपको मालूम है फेसबुक पे 2 लाइन लिखने का भी पैसा मिलता है। हम लोग फ्री में फेसबुक पे टाइप करते हैं। मार्केट में PR कंपनियां, जो कंटेंट राइटर जिनके पास नहीं, कंटेंट राइटर की बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज है मार्केट में। आजकल इलेक्शन का माहौल आया है, तो अब तो इतने ज़्यादा कस्टमर बढ़ गए हैं। जैसे सिसवा विधानसभा में कम से कम 10 लोग इलेक्शन लड़ेंगे, 10 लोग के कम से कम 10 ट्विटर हैंडल होंगे, 5-6 सबके फेसबुक अकाउंट होंगे, तो 50-60 फेसबुक अकाउंट होंगे। तो कम से कम 50-60 कंटेंट राइटर की ज़रूरत है लोगों की, जो फेसबुक पे उनके लिए कुछ बढ़िया लिख सके। ये जो आप बेवजह लिख रहे हैं, इसकी भी एक वैल्यू है। हमको खाली उस बेवजह की वैल्यू में चेंज करना है। और जिस समय हम इस कला को, पहले तो हम अपनी स्किल को पहचान गए, और स्किल को जिस दिन कमर्शियलाइज कर गए, हम उस सक्सेस हो जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ों को तो हम ऐसे पानी में बहते हुए फेंक दे रहे हैं। आप उसका बस रेखांकन करिए, और उस रेखांकन करके उसका कमर्शियल वैल्यू प्राप्त करिए। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके हर एफर्ट्स का पैसा जो है मिलना चालू हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है अयोध्या में दीपावली हुई थी, गिनीज बुक वाले आए थे, उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया, 12 लाख दिए जले, दुनिया में उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, 12 लाख दिए जले। आपको लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये? मुझे नहीं लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि दिवाली के दिन हमारे यहाँ कितने दिए जलते होंगे?
करोड़ों दिए जलते होंगे, सिर्फ एक दिन में जलते होंगे और एक टाइम फ्रेम पे जलते होंगे, लेकिन उसका कलेक्शन नहीं हुआ, उसका संयोजन नहीं हुआ, उसका रेखांकन नहीं हुआ, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने से रह जाता है। एक छोटी सी जगह पे, एक छोटे से समय अंतराल में किसी व्यक्ति ने वो 12 लाख दिए को गिना और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। एक पर्टिकुलर डेट पे एक छोटी सी जगह, 500 मीटर की जगह, 1 किलोमीटर की जगह पे किसी व्यक्ति ने 12 लाख दिए जलाए और उसको गिना और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और हम ऐसे करोड़ों दिए जला के हवा में भूले जा रहे हैं, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको अपनी एनर्जी को, उसको पहले आप पहचानिए, उसको सहेजिए, उसको रेखांकित करिए। जैसे ही आप रेखांकित करेंगे वैसे ही उसमें वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप अपनी जो एनर्जी को रेखांकित करेंगे वैसे वैल्यू, जैसे 12 लाख दिए की जैसी गणना हुई, अपने आप में उन्होंने एक स्टोरी बना दी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। वैसे ही कोई बोलता है नहीं हम जो है ड्रोन से गिनेंगे पूरे इंडिया में कितने दिए जल रहे हैं, तो रिकॉर्ड कभी टूटने वाला ही नहीं है। ये 12 लाख हो सकता है अगले साल 13 लाख हो जाए, टूट जाए, लेकिन इंडिया में जितने दिए जलते हैं उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड कहीं टूटने वाला ही नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन सी एनर्जी हमारी वेस्ट जा रही है। अगर हम उस एनर्जी को सहेज करके, संजो करके सही डायरेक्शन में डालेंगे तो वैल्यू आएगा। अगर हमने सही डायरेक्शन में नहीं डाला तो वैल्यू जो है वेस्ट जाएगी, और वैसी ही वैल्यू हमारी वेस्ट जा रही है। हम अपनी पढ़ाई में, हम अपने क्रियाकलाप में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा हमको क्या करना है। हम जो है 25 साल से लेकर अपना 30 साल का जो जीवन है वो सिर्फ पढ़ने में लगा दे रहे हैं। अच्छा बीए कर लिए, अब हमको एमए करना चाहिए। अच्छा हम एमए कर लिए, हमको एलएलबी करना चाहिए। हम इस चीज़ों को इतना हल्का मानते हैं, जबकि विदेशों में ग्रेजुएट का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो ग्रेजुएट की वैल्यू को मानते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जिस दिन किसी बच्चे को मिलता है उस दिन उसके घर में पार्टी होती है कि मेरे बेटे को ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। और हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो बहुत इजीली गोइंग लोग ले लेते हैं कि हमको डीएल मिल गया। तो डीएल मिलना भी अपने आप में एक बड़ी घटना होती है, बीए करना भी अपने आप में एक बड़ी घटना होती है, एमए करना भी अपने आप में बड़ी घटना होती है। लेकिन हमने अपने एजुकेशन को वैल्यू नहीं दिया। जिस दिन हम अपने एजुकेशन को वैल्यू देंगे उस दिन हमारे जीवन में मूल्य आना चालू होगा। सिर्फ बीए करना, सिर्फ एमए करना, सिर्फ एलएलबी करना, हम ये सोच के करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। बीए करने का भी एक वैल्यू है, एमए करने का भी एक वैल्यू है, एलएलबी करने का भी एक वैल्यू है। सिर्फ आप उसको पढ़िए मत कि हमको परीक्षा देकर पास होना है। आप इस पढ़ाई के दौरान, ये पढ़ाई की कोर्स की ड्राफ्टिंग ऐसी की गई है कि आप लोग का कॉमन सेंस डेवलप हो, क्योंकि परीक्षा तो सिर्फ एक बार पास करना है। हमको आज लगता है कि हमको सीए करना ज़्यादा आसान था, क्योंकि हमको मालूम था कि मई में एग्ज़ाम होना है, मई में नवंबर 2 ही बार एग्ज़ाम होना है, बाकी 10 महीने जो है मेरे लिए रिलैक्स हैं। लेकिन जब आप पढ़कर इस सरस्वती महाविद्यालय से निकलेंगे तो आपके सामने पर डे क्वेश्चन आएगा, और उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके पास पुस्तक नहीं रहेगी। तब उस समय वो जवाब आपको कॉमन सेंस, आपका कॉमन सेंस देगा। और कॉमन सेंस डेवलप करने का जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है वो कॉलेज टाइम होता है, क्योंकि आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको किसी को पढ़ा कर नहीं खिलाना है, आपको किसी का इलाज नहीं करना, आपके पास सिर्फ एक ही काम है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो इस पूरे पीरियड का इस्तेमाल जो है आप अपने कॉमन सेंस के डेवलपमेंट में करिए, क्योंकि दुनिया के सारे निर्णय कॉमन सेंस में लिए जाते हैं। जो विशेष आदमी होता है, जो स्पेशल नॉलेज वाला आदमी होता है, वो सिर्फ स्पेशल काम करता है, लेकिन जो कॉमन सेंस का आदमी होता है वो एमडी होता है। कोई कंपनी का एमडी आप देखेंगे वो कॉमन सेंस से सारी चीज़ों का हल करता है। कोई टेक्निकल विषय होता है तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स को रख लेता है, लेकिन बिजनेस के जो बृहद विषय हैं उस बृहद विषय का निर्णय वो सिर्फ कॉमन सेंस से करता है। तो आप जो अपनी एनर्जी, अपना समय जो है अपने कॉमन सेंस को डेवलप में करिए। अगर आप कॉमन सेंस को छोड़कर एकदम लग जाएंगे किसी टेक्निकल में, किसी विषय में, तो उस विषय में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका जो समग्र और सर्वांगीण ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए ये जो समय आपके पास गोल्डन टाइम में, इसको आप कॉमन सेंस डेवलपमेंट में लगाइए, तभी जो है अब आपका जो आगे के जो समस्या आने वाले, आगे के जो प्रश्न आने वाले हैं उसका समाधान होगा। रही बात जो आज का विषय है व्यवसाय और रोजगार के बदलते स्वरूप, तो इसमें हम आपको एक चीज़ ये बोलेंगे कि जो आने वाला समय है वो स्मार्ट टाइम है। तो आपको अपने आप को स्मार्ट टाइम के हिसाब से सुसज्जित करना है। हर चीज़ स्मार्ट हो रही है, और स्मार्ट को अगर हम इजी टर्म में बोले तो हर चीज़ डिजिटल हो रही है। यहाँ तक कि एजुकेशन भी डेवलप, जो एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ कोरोना काल में वो भी डिजिटल हो गया, वो भी ऑनलाइन हो गया।
आपको अपने पढ़ने के तरीके, आपको अपने पढ़ाने के तरीके और आपको अपने बिजनेस करने के तरीकों भी इसी तरीके से सोचना होगा। जो दुकानदार गूगल पे या पेटीएम से पैसा लेना बंद कर दिया, अब लोग उसके यहाँ दुकान करने नहीं जाते हैं, क्योंकि आज के डेट में पैसा करेंसी लेके बहुत कम लोग चलते। लोग गूगल पे से 10 रुपया देना है, 5 रुपया देना है, लोग गूगल पे से पेमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो शहरों में लोग धीरे धीरे गूगल पे और पेटीएम का अडॉप्ट करना चालू कर चुके, धीरे धीरे गांव में भी लोग अडॉप्ट करना चालू करेंगे। तो जिसने इस चुनौती को स्वीकार किया उसका दुकान चल गया, जिसने इससे दूर भागा एक दिन वो खत्म हो गया। तो हमको क्या है, समय की नब्ज को पहचानना है कि हमारा जो पूरा माहौल है अब डिजिटलाइज हो रहा है। अगर पवन जी यहाँ पे स्मार्ट क्लास न चलाएं तो 5 साल बाद यहाँ बच्चे आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि बगल वाला जो है स्मार्ट क्लासेस चला रहा होगा। तो अगल बगल की पूरी दुनिया अगर डिजिटल तैयार हो रही है तो आपको डिजिटल के लिए तैयार होना पड़ेगा और डिजिटल एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैंने पवन जी से बोला कि यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर की जो क्लासेज की है उसमें डिजिटल लर्निंग, कोडिंग सीखी है। कोडिंग भी सीखेंगे तो आप छोटे छोटे मोबाइल ऐप बनाएंगे। जो जेप्टो को 450 करोड़ मिला था, हो सकता है निचोल के किसी लड़के को मिल सकता है। वो टिकटॉक की लड़की अगर इंडिया में, मुंबई में फेमस है तो आप भी फेमस हो सकते हैं, बस आपको पहचानना है प्लेटफॉर्म को। क्योंकि अभी तो डिजिटल इंफ्रा इतना बड़ा हो गया है, यूट्यूब पे कितने लाखों लोग कमाते हैं। हमसे एक मेरे दोस्त ने फोन करके बोला, मैं भी नहीं यूज करता हूँ, मैं भी थोड़े सर्वशक्तिमान हूँ, पंकज तुम इतना आर्टिकल लिखते हो, इसको तुम गूगल एडसेंस में डाल दो, वहाँ पे जाके कमर्शियल बटन क्लिक कर दो और अपने सारे पोस्ट उसके थ्रू रूट किया करो। तो जो तुम इतना लिखते हो ना, उस तुम्हारी साइड में कमाई होगी और अच्छी कमाई होगी, क्योंकि तुम मौलिक लिखते हो, कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं मारते हो कि गूगल फिल्टर लगा लेगा कि इसने कॉपी पेस्ट मारा है। तो जो मैं ऐसे लिखता आ रहा था उसने मुझे 2-3 बार गाइड किया। मैंने बोला ठीक है, मैं एक बार बैठूंगा, तुमसे गूगल एडसेंस में कैसे लिस्टिंग करता हूँ सीखूंगा और मैं अपना जो भी आगे से जो राइटअप होगा मैं गूगल के थ्रू करूंगा, तो मुझे लिखने का भी पैसा मिलेगा। ये पहले नहीं मालूम था, किसी नाकाम को बताया कि जो भी तुम लिखते हो इसको पैसा मिलेगा। उसी तरह से बहुत से लोग बोलते हैं फेसबुक पे लिखने का पैसा देते हैं, हम तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से लोग PR कंपनियां चलाते हैं, वो ऐसे लड़कों को रखते हैं जो फेसबुक पे बढ़िया लिखते हैं। अभी इलेक्शन आ रहा है, हमारे सामने बहुत से लीडर्स का फोन आया कि भाई कोई लड़के बताए जो बढ़िया फेसबुक पोस्ट कर सकें, वो 25-25 हज़ार रुपया महीना, 30-30 हज़ार रुपया महीना देने के तैयार हैं कि अच्छा फेसबुक पोस्ट कर सके। यूट्यूब का जो डिजिटल इंफ्रा आया, लोगों ने जियो की बहुत बुराई की, लेकिन आपको मालूम है आज पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है वो जियो के नेटवर्क पे ही हम लोग आज बात कर पा रहे हैं, हम जियो के नेटवर्क से पढ़ाई कर पा रहे हैं, हम YouTube पे जो मूवी देख पा रहे हैं या हम वीडियो सुन पा रहे हैं या हम YouTube से जो कमाई कर रहे हैं, उसके नीचे आप देखोगे तो क्या डिजिटल इंफ्रा है ना। अगर YouTube आज से 2 साल पहले क्या था, 2000 रुपया देते थे तो 8 GB डेटा मिलता था। आज हमको तो 200 रुपये में महीने में जो है पर डे 45 से 60 GB डेटा मिलता है। तो समय पूरा डिजिटल हो गया है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस डिजिटल को स्वीकार करना पड़ेगा और रोजगार भी पूरा डिजिटल हो गया है। आज के पहले अगर हमको काम करना होता तो हम जूम पे नहीं काम करते थे, लेकिन आज का जो पूरा समय है वो जूम पे पढ़ाई और जूम पे लोग काम करें, बिजनेस मीटिंग सब जूम पे हो गए हैं। तो अपना पूरा वर्क कल्चर भी पूरा बदल गया है। तो अगर इस चीज़ को हमको आगे चल के काम करना है या इसको स्वीकार करना है, हमको इस डिजिटल माहौल की सच्चाई को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तो ये आज का बदलता हुआ स्वरूप है। इसको आप स्टडी करिए, सक्सेस स्टोरी पढ़िए और आगे बढ़िए। अंत में मैं 2-3 चीज़ बोलूँगा कि आप 3 वेबसाइट का नाम लिख लीजिए, समय मिले, क्योंकि सबके हाथ में स्मार्टफोन है। yourstory.com, yourstory.com, yourstory.com और Inc42, INC42, Inc42.com और केन फोलिस, ये तीनों आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। इस पेज को लाइक कर लीजिए। पर डे आपको 10 से 15 सक्सेस स्टोरी मिलेगी, जहां पे पता चलेगा कि लोग जो है फर्श से अर्श पे कैसे पहुंचे हैं, 1 लाख रुपए से लेकर लोग 1000 करोड़ रुपए की यात्रा कैसे की है। ये 3 वेबसाइट पे आप जाइए, सारे आपके प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। इसी के साथ में अपना वक्तव्य जो है यहाँ पे उसको रोकता हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझना है, जानना है तो आप पूछ सकते हैं। सुनील जी पानी देना। आप सभी कुछ भी सर से पूछना चाहते हैं कैरियर से रिलेटेड, चाहे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, PCS बनना हो, बैंक में जाना हो, रेलवे में जाना हो, नया व्यवसाय करना हो, कुछ भी करना हो, तो
वो सर का एडवाइस आप सभी के लिए अवेलेबल है, आप लोग एक-एक करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना कोई टारगेट फिक्स किए होंगे ना, क्या बनना है? सब सेटिस्फाइड हैं? नई प्रश्न है तो मैं खाली एक चीज़ बोलूँगा, एक 2 मिनट बोल के मैं फिर पवन जी को माइक देता हूँ कि रोजगार में जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो अभी, हाँ, तो अभी जैसे रोजगार में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो 25 साल 30 साल तक खाली पढ़ते मत रहिएगा। जैसे ही आपका 25 साल पूरा हो तो आपके मन में एक भाव आना चाहिए कि हमें भी जो है कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द फैमिली एंड कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी होना है, चाहे किसी फॉर्म में होइए। 25 साल के बाद आप आत्मनिर्भर होइएगा, चाहे आप अपनी पढ़ाई का खर्चा या आप अपने घर का खर्चा खुद निकालिएगा। लड़कियां हैं तो ट्यूशन पढ़ा के या सिलाई कढ़ाई कढ़ा के या कोई भी प्रोफेशन करके, लड़के हैं तो भी जो जानते कोई भी चीज़ करके आप अपने पैसे से अपनी पढ़ाई करिएगा। क्योंकि आपके जो बाहर के लड़के हैं, यहाँ से जो बाहर के लड़के हैं, जो शहरों के लड़के हैं, चाहे मुंबई के जो लड़के हैं, वो कक्षा 11 से ही जब गर्मी की छुट्टी होती है तो कमाना चालू करते हैं। 2 महीना 3 महीना कमा के अच्छा सा पॉकेट मनी जमा कर लेते हैं, फिर वो कॉलेज जाते हैं, फिर छुट्टी होती है, फिर काम करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो आप भी स्टार्ट करिएगा। IAS PCS की तैयारी करिए, SSC की तैयारी करिए, BTC की तैयारी करिए, लेकिन इकोनॉमी में, फैमिली में, सोसाइटी में इनकम कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ ना कुछ आप लोग जरूर करिएगा। इससे आपकी एक तो हैबिट तैयार होगी, दूसरा आपका आउटलुक खुलेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप आगे चलेंगे उतना आगे ज़्यादा आपको आगे का रास्ता और प्रकाश दिखेगा। और जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे तो कोई भी फॉर्म भरने के लिए पिताजी से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काम आप लोग जरूर करिएगा। इसी के साथ जो है मैं, हाँ, बिजनेस करने में रिस्क लेना जरूरी है। बिजनेस का मतलब रिस्क होता है। बिजनेस का मतलब रिस्क होता है, बिना रिस्क का बिजनेस नहीं होता है। एलोन मस्क ने 4 रॉकेट लॉन्च की थी, उसमें 3 मामले असफल हुए, तो उस पर अपने काम में विश्वास था। तो एक इंटरव्यू पूछा गया कि आपके पास $100 क्या है, तो इंटरव्यू में बोला कि चाहे कुछ भी जो मुझे अपने काम का भरोसा है, मैं एक जब सफल होगा। तो उन्होंने 14 रॉकेट जो लॉन्च किया था, पूरा घर और अपना बेच उठ के, और सबसे तो नासा कंपनी को $1.1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो सबसे पहले तो आज टेस्ला कंपनी एक्सपेक्ट टैक्स तो क्या ये क्वेश्चन था, अगर लाइफ में आगे बढ़ना तो क्या आपका प्रश्न भी अच्छा है और आप जो बता रहे हैं उसमें आंसर भी है। रिस्क, बिजनेस का मतलब रिस्क होता है, ये मैंने बताया आपको। और ये बताइए, अगर आप रिस्क कब लेते हैं? लाभ की प्रत्याशा में लेते हैं। जब आप मन में ये बना लेंगे कि मुझे इस रिस्क से नुकसान है, फिर वो रिस्क आप लेंगे ही नहीं। तो रिस्क आदमी तभी लेता है जब उसको लाभ की प्रत्याशा रहती है। बिना लाभ की आशा का कोई रिस्क नहीं लेता है, इसलिए बिजनेस को रिस्क कहा गया है। लाभ की आशा में आप रिस्क लेते हैं और जीतते हैं, और रिस्क से आपको रिवार्ड मिलता है। इसलिए आप देखेंगे जब अकाउंट्स के बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, व्यवसाय के मालिक को सबसे अंत में प्रॉफिट मिलता है, उसके पहले वो बांटता ही है। सप्लायर को रॉ मटेरियल का पेमेंट करेगा, एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करेगा, बैंक को ब्याज का पेमेंट करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा। सबको भुगतान करने के बाद जो अंतिम पैसा बचता है वो मालिक का पैसा बचता है। इसलिए हमेशा बिजनेसमैन को बोला गया है रिस्क, जो रिस्क लिया वही आगे बढ़ा। धीरू भाई अंबानी अगर रिस्क नहीं लेते, कंफर्ट जोन में चले जाते, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नापते थे, मैनेजर बन जाते। बड़ा सपना क्या था उनके लिए? बड़ा सपना क्या हो सकता था? पेट्रोल पंप का मैनेजर बनना। उससे बड़ा सपना क्या हो सकता था? पेट्रोल पंप खोलना। उससे बड़ा सपना तो नहीं हो सकता था। लेकिन उन्होंने अपने अंदर का स्किल पहचाना, उन्होंने बड़ी लकीर खींची, बड़ा विजन बनाया, तो आगे बढ़े, बड़ा रिस्क लिया। नहीं तो वो उनके परिवार वाले खुश थे ना, पेट्रोल पंप का पेट्रोल बॉय से मैनेजर बॉय बन जाते, मैनेजर से बहुत अधिक होगा तो पेट्रोल पंप खोल लेते। जितने लोग बड़े बने हुए हैं वो रिस्क बड़ा लिए तो ही बड़े बने हुए हैं। कंफर्ट जोन वाला कभी कोई बड़ा नहीं बना है।
जो कंफर्ट जोन में आया वो लाइफ में बैलेंस लाइफ जिएगा। सफल बनना है, नाम कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। आईएएस बनने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आप संकल्प लिए हैं तो आईएएस बन जाएंगे, क्योंकि क्या है कि एक तो इसमें मेहनत मांगता है, दूसरा कंटिन्यूटी मांगता है। बहुत से लोग आधे रास्ते में से लौट आते हैं। तो अगर आपने संकल्प बना लिया कि मुझे एक न एक दिन आईएएस बनना है तो आप बन जाएंगे। बच्चों की तरफ से पंकज सर हम भी पूछना चाहते हैं कि महाराजगंज जिला हम लोग का एक कृषि बेस्ड जिला है, एग्रीकल्चर बेस्ड हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ निचलौर और आसपास के इलाके में अगर कोई युवक नए प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहता है, कुछ नए सिस्टम पर काम करना चाहता है, तो कौन कौन से अवसर रोजगार के और कौन कौन से अवसर व्यवसाय के उपलब्ध हैं, इस विषय पर हम लोग आपको सुनना चाहते हैं। एग्रीकल्चर का बताऊंगा। वो लड़का प्रश्न उसका पूछ रहा था, मैं समझ गया आगे का उसका प्रश्न क्या था। आईएएस बनने के लिए जो है आपको पहले तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन इज मस्ट। उसके बाद आईएएस का फॉर्म भरना पड़ता है, फिर उसके सब्जेक्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी वित्तीय क्षमता है तो कोचिंग करिए, नहीं क्षमता है तो सेल्फ स्टडी से ही भी आप टीचर बन सकते, वो आईएएस बन सकते हैं। और उसके लिए आपको वो सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में करना है। उसमें एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, जैसे कुछ विषय चयनित करने पड़ते हैं, वो विषय चयन कर लीजिए, उसकी तैयारी चालू कर दीजिए। और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक बार दिल्ली या इलाहाबाद एक बार विजिट कराइए। वहाँ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो आपको सारे कोर्सेज की जानकारी दे देंगे। 15 दिन एक हफ्ते का विजिट करके आइए, उनसे पूरी जानकारी लेके आइए, कोर्स सारा इकट्ठा कर लीजिए। आप घर बैठे भी तैयारी करेंगे, संकल्प किए हैं तो पास हो जाएंगे, उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। यही जानकारी चाहिए थी ना कैसे करें। तो सिर्फ आप एक हफ्ता जो है दिल्ली में मुखर्जी नगर चले जाइए, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, और साइंस के स्टूडेंट है तो जिया सराय या कटवरिया सराय में चले, उधर साइंस वाले तैयारी करते हैं, आर्ट वाले दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहते हैं। तो एक हफ्ता या 15 दिन वहाँ रह के आइए, समझ के आइए, या इलाहाबाद में चले जाइए। बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं इलाहाबाद में जहाँ बच्चे तैयारी करते हैं, वहाँ उनसे आप एक बार समझ लेंगे तो आपको उसका गाइडेंस मिल जाएगा। दूसरा जो सर का प्रश्न है कृषि का, तो कृषि बहुत ही मतलब बड़ा सब्जेक्ट है। और एक हमने कुछ दिन पहले एक लेख लिखा था कि जो किसान होता है वो सनातन उद्यमी होता है, लेकिन हम किसान के बच्चे जो है कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमको किसान बनना है। जबकि पृथ्वी पे जो सबसे पहला कारखाना बना था, मतलब हम तो बोलते हैं कि सबसे पहला उद्यमी जैसे कारपेंटर है क्योंकि उसने पहिया बनाया था, लेकिन पहिए से भी जो बड़ा पहले जो सबसे बड़ा कारखाना बना था वो नेचर था। और नेचर का जो ये लैंड है ना, अपने आप में एक मशीन है, प्लांट एंड मशीन है। मशीन है, जब किसी फैक्ट्री में आप जाएं, जैसे हमारे बगल में चीनी मिल है, उसमें क्या होता है, गन्ना इधर से डालते हैं, उधर से चीनी निकलता है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यही फैक्ट्री का फार्मूला है। ये हमारी लैंड क्या है, हम इसमें सीड डालते हैं, ज़मीन उसको प्रोसेस करती है, उसमें जो कुछ ऐड करती है, वाटर ऐड करती है, सनलाइट से उसमें कुछ ऐड करती है, फिर वो प्लांट के रूप में बाहर आता है। तो लैंड अपने आप में क्या है, कारखाना है। और उस लैंड को चलाता कौन है, किसान चलाता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कपड़ा है, आप इन्होंने साड़ी पहना है तो रोज़ साड़ी नहीं पहनेंगे, खरीदेंगे, साल में 3 बार 4 बार साड़ी खरीदेंगे। लेकिन खाना जो है आपको सुबह दोपहर शाम रात 4 समय आप खाएंगे, तो इसका उपभोग भी कंटिन्यूअस है। अगर 800 करोड़ हमारी अर्थ की पॉपुलेशन है तो 3200 करोड़ टाइम कम से कम हम उस चीज़ का उपभोग करते हैं। यानी इस कारखाने का जो उत्पाद है उसकी मांग जो है बहुत ज़्यादा है। हमको क्या करना है, एक तो इसमें इंटरेस्ट पैदा करना है खुद से कि हाँ भाई एग्रीकल्चर जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है और इसमें कमाया जा सकता है। और जिसको एग्रीकल्चर की वैल्यू पता चल गई है वो करोड़ों कमा रहा है, जिसको नहीं पता चल रही है वो नहीं कमा पा रहा है। हम ही से कमा कर लोग करोड़ों कमा रहे हैं। जो आपने ये अमूल देखते हैं, अमूल का करोड़ों का व्यापार है, लेकिन वो कहाँ से कमा रहा है, ऐसे सबके यहाँ कुछ न कुछ डेयरी बटा हुआ है, वहाँ से कलेक्ट करके करोड़ों कमा रहा है। जो आशीर्वाद का आटा आप खरीदते हैं
35 रुपया किलो, 40 रुपया किलो, वो कहाँ से कमा रहा है? वो हम ही किसानों से गेहूं लेता है, प्रोसेस करता है, उसको पैक में डालता है और बेच देता है। उसकी प्रोसेसिंग का वैल्यू एडिशन ज़्यादा है। 9 रुपया किलो गेहूं या 10 कितना रुपया किलो गेहूं होगा? 15 मान लीजिए, 15 रुपए का जो गेहूं है, अगर आप यहाँ पिसाने ले जाते हैं मशीन पे तो 2 रुपया पिसाई लेता हो। 17 रुपए की गेहूं है, 20 रुपया का गेहूं हो गया, 20 रुपए का आटा है, वो उसकी मशीन में जाता है तो 35 रुपए का हो जाता है। और जो है वही आटा जो हमको मशीन से हम यहाँ लेके आते हैं। तो ये 20 रुपए की चीज़ 35 रुपए में 15 रुपए हम किसको दे रहे हैं? जो उसमें मशीन लगा है। लेकिन जो हमारा किसान है उसको उतना नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम लोग जो है अपनी वैल्यू, अपनी चीज़ों को जो है बहुत कमतर आंकते हैं और हम ही खुद अपना प्राइस सही नहीं लगाते हैं। तो अगर हम उस चीज़ों को खुद अपने लेवल पे बनाने लगें, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। जैसे हम पिछली बार हम आए थे तो आपके यहाँ बोले थे कि मैं एक दुकान पे गया और यहाँ पे आने से पहले ही तो शुगर का जूस बेच रहा था एक बोतल में 80 रुपया का। इतना बड़ा बोतल था 80 रुपया, और अगर हम 1 लीटर लेते तो 400 रुपया लीटर जो है गन्ने का हमको वो जूस मिलता। 400 रुपये का जो गन्ना दे रहा था वो हम लोग सड़क पर टाली से खींच के खा लेते हैं जितने को जूस दे रहा था। तो 2 या 3 या 5 रुपए की चीज को वो खाली उसने वैल्यू एडिशन क्या किया? कुछ नहीं किया। गन्ने का जूस निकाला, एक बोतल में पैक किया और बेच दिया। तो इस पोर्शन पे हम नहीं काम करते हैं। किस पोर्शन पे? जिस पे दुनिया काम करती है। हम प्राइमरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। हम अपने आप को क्या करते हैं? हम खेत कर लिए, बेच के निकल गए, गेहूं पैदा किए, बेच के निकल गए। तो जब तक ये काम करते रहेंगे तो दुनिया में तो व्यापारी बैठा हुआ आपको चूसने के लिए, वो आपकी चीज़ों से ही कमाकर राजा बन जाएगा और आपको हमेशा यही कोशिश करेगा कि आप यही करते रहें। तो आपको क्या करना है? थोड़ा उससे एक लेवल आगे बढ़ना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। जैसे इसके पहले हमने बताया ना कि बिल गेट्स से गलती हो गई, तो करोड़पति होने के बाद भी उससे गलती हुई, तो आपके पिताजी से भी गलती हो सकती है ना। वो हमेशा खेती करना सोचे, आप थोड़ा आगे का सोचिए। पापा एक काम करते हैं ना, इसी आटे को थोड़ा पैक करके बेचते हैं। आपका किराने की दुकान है तो आप क्या करिए, उसी आटा को थोड़ा प्लास्टिक में पैक करके 2 रुपया एक्स्ट्रा करके बेचेंगे, लोग खरीद लेंगे। तो थोड़ा जो है कृषि से थोड़ा ऊपर उठिए, पैकेजिंग में आइए और अपने चीज़ों को जैसे आप पैकेजिंग करेंगे ना उसमें वैल्यू आ जाएगा। जैसे 12 लाख दिए की पैकेजिंग हुई ना, जलता तो दिया ही था लेकिन उसकी पैकेजिंग हो गई तो उसमें वैल्यू आ गया। तो आपके जो भी कृषि उत्पाद हैं उसकी पैकेजिंग पे अगर आप काम करेंगे उस कृषि उत्पाद की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप पैकेजिंग पे काम नहीं करेंगे तो उसमें वैल्यू जो उसकी हमेशा कमतर होगी। और पैकेजिंग से फ़ायदा क्या होता है? पैकेजिंग पे ना प्रिंट होता है एड्रेस, प्राइस और ये। तो बाहर से जो लोग खरीदते हैं वो पैकेजिंग फूड्स को वैल्यू इसलिए देते हैं कि मुझे ट्रैक करना हुआ कि आइटम किसका है, ये आइटम खराब हुआ जिसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए पैकेज्ड फूड की मान्यता ज़्यादा है बनिस्पत ओपन फूड की। इसलिए सरकार ने खुला सरसों का तेल बंद कर दिया, क्योंकि सरसों का तेल अगर खराब हो जाएगा तो पता कैसा चलेगा कि किसने सरसों का तेल बेचा है। तो सरकार ने नीति बनाई कि अब सरसों का तेल खुला नहीं बिकेगा। अब सरसों का तेल हमेशा क्या बिकेगा? पैक्ड बिकेगा। पैक्ड बेचने के पीछे 2 रीज़न है। एक तो उसका शेप और आकार हो जाता है, दूसरा वो कंट्रोल हो जाता है कि सरसों के तेल की पैकेजिंग किसने की, बनाया किसने, उसके पास पहुंचेगा, फिर उसने वो बताएगा कि हमने सरसों इससे खरीदा है, उसके पास पहुंचेगा, उसका पूरा ट्रैकिंग है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी और मार्केट का जो दिमाग है वो पैकेज्ड आइटम पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ट्रेसिंग हो जाती है। इसलिए अगर आप कृषि में कुछ आगे करना चाहते हैं तो आप पैकेजिंग इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़िए। दूसरा, आप स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़िए। स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब कि आप जो है कृषि में जो न्यू टेक्नोलॉजी है, चाहे स्प्रिंकलर लगाना हो, वाटर स्प्रिंकलर लगाना हो, या नए नए बीज आए हुए हैं, थोड़ा स्टडी करिए जिनका प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो कृषि में जितने भी नवाचार हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करिए। आपके पिताजी हो सकता है कि वो ट्रैक्टर से खेत जोतते हों या किसी और तरीके से वो फसल काटते हों, लेकिन आज कंपाइन आ गया है, अब कितनी देर आप हाथ से काटेंगे। तो जितने भी नए नए कृषि के तरीके हैं, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम पे पूरी एक बुक आई हुई है। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम को समझिए। हो सकता है आप 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 एकड़, 2 एकड़ ज़मीन पे खेती करते हो तो आपकी लागत ज़्यादा आती हो। आप कोशिश करिए कि अड़ोस पड़ोस के खेत वालों को मिलाकर आपस में ये ग्रुप एग्रीकल्चर करिए कि हम 20 एकड़ का एक आपस में बना लेते हैं और बगल वाले चाचा को बोलते हैं
कि हम लोग इकट्ठा जो है सिंचाई का पैसा खर्च करेंगे, इकट्ठा हम लोग खाद खरीद के लाएंगे, इकट्ठा हम ये काम करेंगे, तो आप अपनी लागत को कम करेंगे। 20 एकड़ 25 एकड़ का जब फसल एक साथ तैयार होगा तो आप मार्केट में मोनोपोली अपना बना सकते हैं, अपनी शर्तों पे माल को बेच सकते हैं। तो समूह खेती की तरफ अपने आसपास के चाचा लोग को समझाकर कोशिश करिए कि ज़मीन के मालिक आप ही रहिए, लेकिन हम लोग कुछ काम कॉमन करते हैं, खेती भी कॉमन करते हैं और बेचने का काम कॉमन करते हैं, तब आप जो है वैल्यू जो है उसमें क्रिएट कर पाएंगे। इस तरह की इनोवेटिव थिंकिंग जब आप करेंगे तो आप अपने आप को कृषि फैक्ट्री वाला बोल सकते हैं कि हम किसान हैं हम और हम फैक्ट्री चलाते हैं। तो आप अपने कृषि को ना फैक्ट्री मान के चलिए और उसमें वैल्यू निकालने के। अगर आप ये दिमाग में सोचेंगे कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो हम बताएं कि ये मेंटालिटी आप निकाल दीजिए। किसान से बड़ा उद्यमी इस पृथ्वी पे कोई हुआ नहीं, और आज से नहीं, अनादिकाल से। तो आप एक उद्योगपति के बेटे हैं। अगर आप किसान के बेटे हैं तो आप एक उद्योगपति के बेटे हैं। इस भाव बोध से काम करिए और मार्केट को रेगुलेट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपकी मेहनत पे कोई और कमा रहा है और आपको जो औने पौने दाम मिल रहा है। इस भाव बोध को विकसित करिए तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। क्या बिना इन्वेस्टमेंट बिना किए बिजनेस आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है टाइम का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस होता है। जैसे ट्यूशन आप पढ़ाते हैं, क्या बोलना है, थोड़ा तेज इधर आ। हाँ वही बोला ना, बिना पैसा इन्वेस्ट किए बिजनेस कर सकते हैं, यही प्रश्न है ना आपका। देखिए बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जैसे आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट है नहीं है। आप YouTube पे अगर आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज हैं, YouTube पे आप डिस्कस करते हैं, तो मिनिमम डेटा चार्ज 200-300 रुपया लगेगा, एक मोबाइल लगेगा। आप जो है उस पर अपने आइडिया को अगर आप बढ़िया बोलते हैं तो 1 घंटा अगर आप कक्षा करेंगे तो उससे भी आप कमा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिसको आप कमा सकते हैं। जैसे एक दुकानदार को बोल दिए कि देखो भाई तुम्हारे यहाँ इतने कस्टमर आते हैं, हम जो है उसके घर जाके माल पहुँचाएंगे, मुझे 20 रुपया दे देना, 25 रुपया दे देना पर डिलीवरी। तो ये मतलब बिना सर्विस इंडस्ट्री जो है ना, सर्विस इंडस्ट्री में पूंजी की कमी कम पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रेडिंग में पूंजी फंसाना पड़ता है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस का मतलब डिलीवरी सर्विस, या वकील लोग को क्या पढ़ाई में खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद क्या खर्चा है वकीलों का, कोई खर्चा नहीं है ना। बुद्धि का इस्तेमाल करना और पैसा लेना है। तो बुद्धि के इस्तेमाल को भी कमाई में आप बदल सकते हैं, वहाँ पैसे की जरूरत नहीं होती है। और कुछ बताए ना, ट्यूशन आप पढ़ा सकते हैं, वकील हैं तो वकालत से पैसा कमा सकते हैं। ये जो बुद्धि के इस्तेमाल से जो भी काम आप करना चाहें कर सकते हैं, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। नॉलेज से बड़ा धन कोई नहीं है ना, बुद्धि से बड़ा धन है कोई, बुद्धि से बड़ा कोई धन है ना। तो बुद्धि से आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। क्या नहीं, आप जो है एक काम करिए, आप धीरू भाई अंबानी की कहानी पढ़िए, सुब्रत राय सहारा की कहानी पढ़िए। 2000 रुपये से उन्होंने बिजनेस चालू किया था। नहीं, वो तो मैंने एग्जाम्पल बताया, हमने ये आपको नहीं बोला ट्यूशन पढ़ाई। ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपके अंदर स्किल क्या है। हर व्यक्ति का अलग अलग स्किल होता है ना, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा आपके अंदर स्किल क्या है, फिर उस स्किल पे काम करना पड़ेगा। हो सकता है आप अच्छे किसानी करते हो सकता है आप अच्छा किसानी करते हो सकता है आपके अंदर अच्छा कोई ऐसा हाथ से काम करने का हुनर हो सकता है आपको जो मिट्टी के बर्तन बनाने का अच्छा हुनर हो, कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करने का हुनर हो सकता है आपके पास अच्छा गाना आता हो, गाना भी तो अपने आप में एक हुनर है। हो सकता है आपको बच्चों को कहानियाँ सुनाने का मन करता हो। हुनर और बिजनेस में अंतर, बिजनेस में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ों के संयोजन से एक बिजनेस बनता है। हुनर जो है, हुनर आप अकेले भी कमा सकते हैं और पूरे ग्रुप के साथ भी कमा सकते हैं। हुनर जो है वो कमाने का बेसिक शर्त है। अगर आपके पास हुनर है, हर व्यक्ति के पास हुनर होता है, वही कमाता है। व्यापारी के पास व्यवसाय करने का हुनर होता है, टीचर के पास
शिक्षा देने का हुनर होता है। मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास जो है कानून का हुनर है। तो हुनर होना एक बेसिक शर्त है बिजनेस होने का। और बिजनेस में थोड़ा उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, थोड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म है, उसका थोड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म है, उसमें तो कुछ बेसिक चीज़ें डिफाइन है। लेकिन बिना हुनर के आप बिजनेस करने जाएंगे, आगे जाके एक जगह एक्सीडेंट हो जाएगा, दूसरा हुनर वाला आपका बिजनेस लेके चला जाएगा। तो हुनर पे कंट्रोल होना आपको बहुत जरूरी है। और पैसा नहीं भी है ना तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइडिया अगर है तो बहुत से लोग आइडिया पे पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं, आपको पार्टनर बना लेते हैं। तो आपको पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास जो है बिजनेस के जो 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे मनी है, मैनेजमेंट है, मुद्रा है, मशीन है। उसमें से अगर आप 1 या 2 चीज़ भी आपके पास है तो आप पार्टनर ले लीजिए। भाई तुम्हारा पूंजी लगा, मेरा बुद्धि लगा। दुनिया में बहुत से लोग सक्सेस अकेले नहीं हुए, टीम के साथ हुए हैं। और जो टीम के साथ सक्सेस हुआ वही लंबा गया है। तो आप पार्टनर ढूंढिए। पैसे के पार्टनर ये रहेंगे, बुद्धि का पार्टनर मैं रहूँगा। पैसा मेरा रहेगा, तुम्हारा रहेगा, मेहनत मेरा रहेगा। इसलिए लोग बॉम्बे क्यों जाते हैं? शाहरुख खान के पास क्या है? जब गया था तो पैसा नहीं था, टैलेंट था। बोला मेरे को एक्टिंग आएगी, तुम पैसा लगाना। सामने वाले ने पैसा लगाया, इसने एक्टिंग किया, दोनों पैसा कमा के खुश हैं। तो तुम्हारे पास हुनर होना चाहिए, पैसे वाले को पार्टनर बना लो, हो गया काम। ठीक है ना? तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी चीज होती है। लोग यहाँ पे गलत समझते हैं। पार्टनरशिप कॉम्प्लीमेंट होता है। जो आपके पास नहीं है उसके पास है, और दोनों को मिलाकर आप एनर्जी बना लीजिए। हाँ, वेरी गुड। मैं बोल दूंगा जो करते हैं, अपना बायोडाटा भेज देना, मैं उनको भेज दूंगा कि ये लड़का करता है। 2-3 कंटेंट भी भेज देना लिख के कि हम ऐसा ऐसा लिखते हैं। हाँ। थैंक यू।